वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। Civilizations that arose in Mesopotamia, Egypt, Harappa and China were the earliest in the world. जो civilizations मेसोपोटामिया, इजिप्ट, हड़प्पा और चाइना में शुरू हुई थी वो पूरी दुनिया की अर्लीस्ट यानी दुनिया में सबसे पहली civilizations थी। These civilizations came up near the rivers. अब जो ये दुनिया की सबसे पहली civilizations शुरू हुई मेसोपोटामिया, इजिप्ट, हड़प्पा और चाइना में, ये चारों के चारों civilizations rivers के पास से शुरू हुई। ऐसा क्यों? कहीं और ज़मीन कहीं और एरिया में भी तो वो शुरू हो सकता था, बट why did these civilizations come up near the rivers? 3 रीजन्स की वजह से जो सारी अर्ली सिविलाइजेशंस थी वो रिवर के पास से शुरू हुई, नदियों के पास से शुरू हुई। तो फर्स्ट इसका रीज़न ये है, द रिवर्स प्रोवाइडेड सफिशिएंट वाटर। जो रिवर्स है उन्होंने सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड किया जिससे जो लार्ज सेटलमेंट थे उनको सपोर्ट मिला। सिविलाइजेशन का मतलब कई सारे लोग एक जगह पर रह रहे हो, तो जब कई सारे लोग एक जगह पर रहेंगे तो उनको अच्छी क्वांटिटी में पानी चाहिए होता है, सफिशिएंट जितने उनकी ज़रूरत है उतना पानी चाहिए होगा। तो अब जो रिवर्स थी वो उनको उतना पानी सफिशिएंट जितनी ज़रूरत थी वहाँ के रहने वाले लोगों को उतना पानी प्रोवाइड कर रही थी। अब जिंदा रहने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए रहती हैं, एक तो वाटर, एक तो फूड। वाटर तो हमें मिल गया रिवर्स से, अब फूड कैसे मिलेगा? फूड्स के लिए भी बहुत अच्छा है, जो लैंड थी, जो ज़मीन थी रिवर्स के पास की, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, वेरी फर्टाइल थी, वो मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। तो क्योंकि जो रिवर जो लैंड थी रिवर के पास थी इसलिए वो उपजाऊ थी। अब क्योंकि वो उपजाऊ थी इस वजह से जो लोग थे वहाँ के रहने वाले वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे थे। द रिवर्स सर्व्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जो रिवर्स थी उन्होंने ट्रांसपोर्ट की तरह सर्व किया। एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो रिवर्स थी वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रही थी वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली आता है कि व्हाई डिड द अर्ली सिविलाइजेशंस कम अप नियर द रिवर्स। तो आपको ये 3 रीजंस मेंशन करने होंगे। The early river valley civilizations used bronze to make tools and implements. जो अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशंस थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रॉन्ज का यूज़ किया टू मेक टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। टूल्स और इम्प्लीमेंट्स को बनाने के लिए उन्होंने ब्रॉन्ज का यूज़ किया। जैसे सोना चांदी होता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, उसी तरह से ब्रॉन्ज भी होता है। तो जो अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशन थी वो ब्रॉन्ज का यूज़ करती थी टूल्स और इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए। इस वजह से जो अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशंस हैं उनको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस भी कहते हैं। अब मैं इतनी देर से आपको एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, सिविलाइजेशन। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, आप पूरे चैप्टर के अंदर सिविलाइजेशन वर्ड बहुत जगह पढ़ने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन जो ये वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से आया? The word civilization comes from the word civitas. civitas जो ये वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिटी। civitas से आया है वर्ड सिविलाइजेशन, और जो ये civitas है इसका मतलब होता है सिटी। जो एक सिविलाइजेशन होती है उसके अंदर कुछ 5 से 6 फीचर्स होते हैं और उन फीचर्स को आपकी बुक में दिया गया। तो सबसे पहले हम उन फीचर्स को पढ़ लेते हैं। पीपल लिव इन टाउन्स एंड सिटीज। अब जो एक सिविलाइजेशन होगी, सिविलाइजेशन के जितने भी लोग होंगे वो टाउन्स और सिटीज़ में रहेंगे। जो ट्रेड है वो एग्जिस्ट करता है किसके बीच? फार फ्लंग एरिया, जो दूर दराज के इलाके एरियाज होते हैं उनके बीच में ट्रेड एग्जिस्ट करता है। रिटन लैंग्वेज भी एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से नॉलेज ट्रांसफर हो पाती है। रिटन लैंग्वेज एग्जिस्ट विच हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। नॉलेज के ट्रांसफर ऑफ नॉलेज में हेल्प करती है रिटन लैंग्वेज। तो रिटन लैंग्वेज भी एग्जिस्ट करती है एक सिविलाइजेशन के अंदर। सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पर? सोसाइटी में। सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में। और जो कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू दी अदर ग्रुप्स।
अब जो एक सिविलाइजेशन होगी उसमें गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ जो डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स और आर्ट फॉर्म्स होते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। सो ये पूरी बात हो गई कि व्हाट इज अ सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अ सिविलाइजेशन या व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिविलाइजेशन, या फिर लिस्ट द फीचर्स फाउंड इन अ सिविलाइजेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है रिलेटेड टू सिविलाइजेशन। Now let's come to another paragraph in your book which says by about 2500 BCE, 2500 BCE तक areas around the valley of the Tigris and Euphrates in Mesopotamia, modern Iraq, the Nile Valley in Egypt, the Indus Valley in the Indian subcontinent and the Huanghe Valley in China had become the centers of civilization. तो 2500 BCE के आसपास क्या हुआ, 2500 BCE के आसपास तक एरियाज अराउंड द वैली ऑफ द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। अब ये जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स हैं ये रिवर्स हैं जो कि मेसोपोटामिया में पाई जाती थी और करेंटली ये मॉडर्न इराक में पाई जाती हैं। तो इन दो जो रिवर्स हैं टिग्रिस और यूफ्रेट्स, इनके आसपास की जो वैली थी, नाइल वैली जो कि इजिप्ट में पाई जाती है उसकी जो वैली थी, इंडस वैली जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी इंडिया में ही पाई जाती है उसकी वैली, और हुआंगहो वैली जो कि चाइना में पाई जाती है उसकी जो वैली थी वो क्या बन चुके थे 2500 BC तक, वो बन चुके थे सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन के वो सेंटर्स बन चुके थे। जो ये सिविलाइजेशंस थे, 4 सिविलाइजेशन की मैंने आपके सामने बात करी। सबसे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, फिर मैंने आपसे बात करी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इजिप्शियन सिविलाइजेशन की और चाइनीज सिविलाइजेशन की। तो ये 4 जो सिविलाइजेशन है ये सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशंस बन गए। ठीक है, इनके आसपास के जो एरिया अराउंड द वैली ऑफ दीज रिवर्स जो थे वो सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन बन गए। अब जो ये 4 सिविलाइजेशन थी इनका कुछ कुछ जो फीचर्स थे वो कॉमन थे। ठीक है, कुछ कुछ जो फीचर्स थे वो कॉमन थे, बट कॉमन थे दैट इज अंडरस्टूड, वो कॉमन होंगे कुछ फीचर्स, तो कुछ फीचर्स कॉमन थे, बट साथ ही साथ जो हर एक सिविलाइजेशन थी उसने अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर ली थी। अच्छा, अभी वी वर टॉकिंग अबाउट द अर्ली सिविलाइजेशंस, नाउ लेट्स जस्ट कम टू द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामिया हम किसको कहते हैं? मेसोपोटामिया इज अ लैंड बिटवीन द टिग्रिस एंड द यूफ्रेट रिवर्स। टिग्रिस और यूफ्रेट्स 2 रिवर्स हैं, इनके बीच की जो लैंड है उसे आप कहते हो मेसोपोटामिया। तो इसको थोड़ा सा समझाने के लिए लेट्स एज्यूम ये हमारी टिग्रिस रिवर हो गई, ठीक, और थोड़े से डिस्टेंस में यहाँ पे हमारी यूफ्रेट्स रिवर्स हो गई। ठीक है, तो ये दोनों रिवर्स हो गई। अब इन दोनों रिवर्स के बीच का जो ये है, जो इसको मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ, जो ये वाला एरिया होगा ना ये मेसोपोटामिया का एरिया है। इसको हम मेसोपोटामिया बोलते हैं क्योंकि ये वो लैंड है जो कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स के बीच की है। अब जो ये मेसोपोटामिया है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोलते हैं, यानी जहाँ से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। क्रेडल का क्या मतलब होता है? द वर्ड क्रेडल मीन्स बेस। ठीक है, इसका मतलब होता है बेस। तो बेस ऑफ सिविलाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ? मेसोपोटामिया से शुरू हुआ। अब जो ये मेसोपोटामिया था इसमें कौन कौन से रीजन्स आते हैं? इसमें रीजन आता है सुमेर, अकाड, बेबीलोनिया और असीरिया का। सुमेर, अकाड, बेबीलोनिया और असीरिया जो थे ये 4 रीजन्स थे मेसोपोटामिया के। ठीक, नाउ लेट्स कम टू सोर्सेज। अब हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पता किससे चलता है? अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको हिस्ट्री के हर चैप्टर में देखने को मिलेगा, सोर्सेज। ठीक है, आपका जो चैप्टर है अभी हिस्ट्री का उसमें हर जगह आप पढ़ रहे होगे लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। एक सोर्स होता है लिटरेरी और एक होता है आर्कियोलॉजिकल। अब अगर मैं बात करूँ आपसे लिटरेरी सोर्स की, तो ये वो सोर्स है जो कि आपको कहीं कुछ लिखा है बुक में या फिर कहीं से जब खुदाई के बिना जब आपको पता चल रहा है, खुदाई नहीं हुई, आपको कुछ पढ़ के पता चल रहा है किसी सिविलाइजेशन के बारे में, वो हो गया आपका लिटरेरी सोर्स। बट जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने खुदाई करी, उन्होंने एक्सकवेशन का प्रोसेस किया। तो जब एक्सकवेशन किया और जो एक्सकवेटेड मटेरियल था, एविडेंस था, उन्होंने जब उसको स्टडी किया उससे जो वो कंक्लूजन निकालते हैं वो होता है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स।
ठीक है। से एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उसने जाके कुछ एक्सकावेट किया मेसोपोटामिया में, जो कि अभी मॉडर्न इराक है, वहां पे जाके कुछ एक्सकावेशन किया, उनको मेसोपोटामिया के बारे में कुछ पता चला। तो जिस चीज से पता चला वो हो गया आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में कहाँ से पता चलता है? We get to know about the Mesopotamian civilization through archaeological sources। कौन से archaeological sources इससे आपको Mesopotamian civilization के बारे में पता चलेगा? Such as the Ziggurat at Ur, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया जिगुरात एट उर। और क्या है? इट इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ मेसोपोटामिया। ये एक सिटी है और बल्कि बिगेस्ट सिटी है। इसके बारे में भी आप आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ोगे। मैंने आपको अभी बता दिया क्योंकि अभी आप यहाँ पे और पढ़ रहे हो, तो मैंने ये बता दिया। ये बिगेस्ट सिटी ऑफ मेसोपोटामिया जो कि एक्सकावेट करी गई उनमें से बिगेस्ट है ये, और साथ के साथ ये मेजर पोर्ट ऑफ ट्रेड भी है। ये आपकी बुक में एक जगह दिया गया है, रुइंस ऑफ उर की इमेज। उस इमेज के नीचे आपको मिलेगा कि मेजर पोर्ट है ये ट्रेड का, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेड भी किया जाता था और ये बिगेस्ट सिटी थी। अब ज़िगुरात एट उर के बाद क्या आता है? सील्स। सील्स भी हमें बताती हैं किसके बारे में? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। अब लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन सी थी? लिटरेरी सोर्सेज जिन्हें हमें पता चलता है अबाउट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वो है एपिक ऑफ गिलगमेश। आपकी बुक में एक ही लिटरेरी सोर्स मेंशन है, तो बस इसी को पढ़ो। एपिक ऑफ गिलगमेश एक लिटरेरी सोर्स है जो कि हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में बताती है। नाउ लेट्स कम टू ओरिजिन। अराउंड द थर्ड मिलेनियम बीसीई, थर्ड मिलेनियम बीसी के आसपास एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई सुमेरियंस के अंडर। सुमेरियंस कौन थे? जो लोग सुमेर में रहते थे। तो सुमेर में जो रहने वाले लोग थे उनको हम सुमेरियंस बोलते हैं। तो सुमेरियंस के अंडर फर्स्ट सिविलाइजेशन, एक सिविलाइजेशन शुरू हुई, और जो ये सिविलाइजेशन की थी ये दुनिया की पहली सिविलाइजेशन थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है वेयर डिड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप, द वर्ल्ड्स फर्स्ट आंसर होगा आपका द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड द थर्ड मिलेनियम बीसीई अंडर द सुमेरियंस, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू मेसोपोटामियन सिटीज। मेसोपोटामियन की सिटीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी एंशियंट सिटीज जैसे कि एरिदू, किश, उरूक, लगाश और एक्सकावेट करी गई हैं। इनमें से जो उर थी ये बिगेस्ट सिटी थी। इसको इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो उर थी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया था। फर्स्ट पार्ट था सेक्रेड एरिया, सेकेंड पार्ट था वॉल्ड सिटी ऑन अ मून, और थर्ड पार्ट था आउटर टाउन। अगर मैं सेक्रेड एरिया की बात करूं तो इसमें एक टावर पाया जाता था, और जिस टावर को हम कहते थे जिगुरात। अब जो ये जिगुरात था उसके टॉप पर एक टेम्पल था जिसको डेडिकेट किया गया था। इट वॉज डेडिकेटेड टू द पेट्रन गॉड ऑफ द सिटी। सिटी का जो पेट्रन गॉड थे उनको डेडिकेट किया गया था टेम्पल, और वो जो टेम्पल था वो जिगुरात के ऊपर था। जिगुरात क्या था? एक टावर था जो कि सेक्रेड एरिया में पाया जाता था। नाउ अब जो ऑफिसेज और स्टोर हाउसेज थे वो भी सेक्रेड एरिया में ही पाए जाते थे। अब मैं बात करूं वर्ल्ड सिटी और आउटर टाउन की, तो ये रेसिडेंशियल एरियाज यानी ऐसे एरियाज थे जहां पर लोग रहते थे, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे लोग रहते तो यहाँ पे घर होंगे, घर में रहते होंगे लोग, तो मड ब्रिक हाउसेस डिफरेंट साइजेस के पाए गए हैं। कहाँ पर? वर्ल्ड सिटी और आउटर टाउन में, जो कि रेसिडेंशियल एरियाज थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के समय में, ठीक है। हर एक जो हाउस था उसमें एक सेंट्रल कोर्टयार्ड था, और सेंट्रल कोर्टयार्ड के चारों ओर रूम्स थे। नाउ टॉकिंग अबाउट द सोशल क्लासेस। सोशल क्लासेस आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है याद करने में, तो कहीं कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे आपको एक सोशल लैडर दिखा रही हूँ। सोशल क्लासेस की लैडर है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, जो पूरा आपका जो पैराग्राफ है वो एक्सप्लेन करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू। देयर वर डिफरेंट क्लासेस इन द मेसोपोटामियन सोसाइटी। जो मेसोपोटामियन सोसाइटी थी उसमें डिफरेंट क्लासेस थी। जो किंग था वो सबसे ज्यादा पावरफुल था, वॉज वेरी पावरफुल। वो हेड प्रीस्ट था और वो क्या करता था? रिलीजियस सेरेमनीज को, रिलीजियस सेरेमनीज हो गए, राइट्स हो गए, सैक्रिफाइसेस हो गए, उसको परफॉर्म करता था। अब जो किंग और रॉयल फैमिली थी उनकी हाईएस्ट पोजीशन थी सोसाइटी में, ठीक है। ही एंड द रॉयल फैमिली हेल्ड द हाईएस्ट पोजीशन। यहाँ पे ही बोला गया है किंग को, तो जो किंग और रॉयल फैमिली थी उनकी हाईएस्ट पोजीशन थी सोसाइटी में। अब जब हाईएस्ट पोजीशन की हमने बात कर ली, वो कौन थे? किंग, और इनके साथ रॉयल फैमिली भी इंक्लूडेड है। अब किंग के बाद आते हैं प्रीस्ट, हाई ऑफिशियल्स और स्क्राइब्स, इनको हम राइटर्स बोलते हैं। तो जो प्रीस्ट, हाई ऑफिशियल्स और स्क्राइब्स राइटर्स थे ये नेक्स्ट थे इंपॉर्टेंस में, ठीक है। किंग के बाद इनकी पोजीशन आती थी। फर्स्ट पोजीशन पे किंग, सेकेंड पोजीशन पे हमारे आ गए प्रीस्ट, हाई ऑफिशियल्स, स्क्राइब्स और राइटर्स।
थर्ड पोजीशन पे आते थे फार्मर्स, आर्टिसंस और ट्रेडर्स, ठीक। और बॉटम ऑफ द सोशल लैडर पे थे स्लेव्स, जिनकी फोर्थ पोजीशन थी। ओके, नाउ लेट्स कम टू फैमिली। अब सोशल क्लासेस में ही फैमिली का भी पैराग्राफ छोटा सा दिया गया, तो हम इसको स्टडी कर लेते हैं। जो फादर थे वो फैमिली के हेड थे। बॉयज जो थे, जो लड़के थे, उनको भेजा जाता था स्कूल पढ़ने के लिए, जबकि जो लड़कियां थी उनको घर पर ही घर का काम, कुकिंग, स्पिनिंग और बाकी सारे जितने भी घर के काम होते हैं वो सिखाए जाते थे। कुछ लड़कियों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, बट घर पर ही सिखाया जाता था, उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था। इससे हमें यह पता चल रहा है कि वुमेन वर नॉट ट्रीटेड इक्वल टू मैन। हाँ, तो इट इज ट्रू, मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है उस समय पे जो वुमेन थी, जो औरतें थी, उनको मैन यानी आदमियों के बराबर एक समान नहीं ट्रीट किया जाता था। ये माना जाता था कि आदमी ज़्यादा बड़े हैं और जो औरतें हैं उनकी जो पोजीशन होती थी वो लो होती थी एज कम्पेयर टू द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अगर मैं रिलीजन की बात करूँ तो जो मेसोपोटामियंस थे वो नेचर की डिफरेंट फोर्सेस को वर्शिप किया करते थे, ठीक है। वो बहुत सारे भगवानों को भी वर्शिप करते थे, वर्शिप्ड मेनी गॉड्स। हर एक जो सिटी थी उनका खुद का गॉड था, ठीक है। हर एक सिटी का, ईच सिटी हैड इट्स ओन गॉड। अब जो हर एक सिटी में खुद का गॉड था, मतलब हर एक सिटी का अलग गॉड था। तो जो जिगुरत था, वो जो जिगुरत था ये किसको डेडिकेट किया गया था? पेट्रन गॉड ऑफ द सिटी। कैसे डेडिकेट किया गया था उन गॉड को? बाय बिल्डिंग इस टेम्पल ऑन द टॉप। जिगुरात का जो टॉप होता है उसका टॉप पे एक टेम्पल बना दिया जाता था उस गॉड को डेडिकेट करते हुए, जिस गॉड के नाम पर वो सिटी थी, ठीक है। अब जो प्रीस्ट थे वहाँ पे वो क्या करते थे? वो सेरेमनीज परफॉर्म करते थे इस टेम्पल में। जितनी भी रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह होती थी वो प्रीस्ट इसी टेम्पल में परफॉर्म करते थे। नाउ कम्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन आता है मोस्टली एग्जाम्स में। देखा गया कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। जो एक्सकावेटेड एविडेंस है वो ये सजेस्ट करता है कि जो मेसोपोटामियंस हैं वो विश्वास करते थे, ऐसा बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी जिंदगी होती है। डेथ के बाद जब मर गया एक इंसान तो उसके बाद भी वो जीता है, उसके बाद उसकी दूसरी जिंदगी होती है। इस पर वो लोग विश्वास करते थे। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बहुत सारी ग्रेव्स एक्सकावेट करी गई हैं उनमें क्या निकला है? डेली यूज का आर्टिकल निकला है। जो लोग सोचते थे कि जब इंसान ये मर गया है तो जब उसकी जो आफ्टर लाइफ होगी, ठीक है, उसमें जो इंसान मरा है उसको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता ज़रूर है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑक्यूपेशंस। जो मोस्टली लोग थे वो क्या थे? वो फार्मर्स थे। फार्मर्स क्या उगाते थे? वीट, बार्ले, कॉर्न, डेट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या उगाते थे फार्मर्स। वीट, बार्ले, कॉर्न, डेट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ इरीगेशन लेड टू एन इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है कि इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन कैसे हुआ? ड्यू टू द इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन का जो मेथड था उसको इम्प्रूव करा, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन में एक इंक्रीज हुआ। क्राफ्ट्समैन, among craftsmen there were metal workers such as blacksmiths and goldsmiths and potters, weavers, sculptors, glass makers and so on। तो क्राफ्ट्समैन की अगर मैं बात करूँ तो क्राफ्ट्समैन में मेटल वर्कर्स आते थे। मेटल वर्कर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसकी एक और कैटेगरी आती है। मेटल वर्कर्स में हम किन की बात कर रहे हैं? ब्लैक स्मिथ्स, गोल्डस्मिथ्स, पॉटर्स, वीवर्स, स्कल्प्टर्स और ग्लास मेकर्स की हम बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस थे, बट जो मेजर ऑक्यूपेशन था दैट वाज फार्मिंग, ठीक है। मोस्टली लोग फार्मर्स होते थे। टॉकिंग अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स, जो लोग थे वो बहुत सारे गुड्स में ट्रेड करते थे। क्या करते थे? वो रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करते थे, फिर उनको फिनिश्ड आर्टिकल्स में चेंज करते थे। मतलब जो रॉ मटेरियल उन्होंने इंपोर्ट किया, कहीं से लाए हैं, उसको एक अच्छा सा कोई लुक देते थे, कोई एक आर्टिकल में उसको बदल देते थे। आर्टिकल मीन्स कोई एक यूजफुल सामान में, और फिर वो घर पर यहाँ पे मतलब जो उनकी खुद की सिटी है और जो सिटी के बाहर की जो सिटियाँ होती थी वहाँ पे जाके वो उसको बेच दिया करते थे। क्वालिटी ऑफ गुड्स वॉज स्ट्रिक्टली सुपरवाइज। जो गुड्स की क्वालिटी होती थी उसको कोई ना कोई सुपरवाइज करता था बहुत स्ट्रिक्ट वे में। अब रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेड्स वर रिटन ऑन क्ले टैबलेट्स। क्ले टैबलेट्स में ट्रेड का रिकॉर्ड लिखा जाता था। द डिस्कवरी ऑफ मेसोपोटामियंस, ये हमें कैसे पता चला कि ट्रेड का रिकॉर्ड कहाँ पर लिखा जाता था? डिस्कवरी ऑफ मेसोपोटामियन सील्स इन इंडस सिटीज। इंडस की जो सिटीज है, ये आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो जो इंडस सिटीज थी वहां पर किसकी डिस्कवरी हुई? मेसोपोटामियन सील की। और मेसोपोटामिया में कहाँ पर किसकी डिस्कवरी हुई?
इंडस की सील्स की। इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, इन दोनों के बीच में ट्रेड एग्जिस्ट करता था। ये भी आता है, कभी कभी आता है, बट ये एग्जाम में कि हाउ कैन यू से प्रूव दैट ट्रेड एग्जिस्टेड बिटवीन द मेसोपोटामियन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशंस। तो हम इसलिए ऐसा कह सकते हैं क्योंकि जो डिस्कवरी है, मेसोपोटामियन सील्स जो है इंडस सिटीज़ में पाई गई हैं, और जो इंडस की सील्स हैं वो मेसोपोटामिया में पाई गई हैं। अब एक मोर टू नो है, यहाँ पे 1 मार्कर में यूनिट टेस्ट में आता है कभी कभी कि एनहेदवाना वाज अ प्रीस्टेस इन अक्काड। ठीक है, जो एनहेदवाना है ये कौन थी? एक प्रीस्टेस थी अक्काड में। शी इज परहैप्स द अर्लीस्ट पोएट एंड ऑथर इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की पहली पोएट और ऑथर हैं जिनको हम नाम से जानते हैं। मतलब अगर इनके पहले भी कोई होगा तो होगा, बट हमें जिसका नाम पता है, अर्लीस्ट पोएट एंड ऑथर इन द वर्ल्ड का जिसका मैं नाम पता है, वो है एनहेदवाना, जो कि एक प्रीस्टेस थी अक्काड में। सो मैं ये वीडियो यहीं पे इसलिए फिनिश कर रही हूँ बिकॉज चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा, इस वजह से मोर टू नो तक मैंने आपका सब कवर करवा दिया। जो बाकी मेजर अचीवमेंट्स हैं और डिक्लाइन कैसे हुआ इस सिविलाइजेशन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। पार्ट 2 की जो लिंक है एज सुन एज आई विल अपलोड, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ के साथ जो नोट्स हैं इस चैप्टर के, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। If this video was helpful for you, then do give it a thumbs up, share it with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. और अगर आपको कोई और भी चैप्टर पढ़ना है क्लास 6 का, एनी सब्जेक्ट, comment me down in the comment sections below and I'll reply them. See you soon. Bye bye and take care.